प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और वर्ल्ड T20 में मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। आयरलैंड ने कल नीदरलैंड को शिकस्त दी, जबकि श्रीलंका ने भी फातिहाना आगाज़ किया है, उसने नामीबिया को शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम ने भी एक अच्छा आगाज़ फराम किया है, अपने शायकीन को खुश किया है और वार्म अप मैच में दिफाई चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ को जो है वो आउट क्लास किया है, एक ज़बरदस्त शिकस्त दी है। और बहुत सारे सवालात थे जो जहन में, उनके भी जवाबात मिले हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर पर बात की जा रही थी तो वो भी कल मुतवक्के तौर पर जो है वो सामने आ गया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग की, जबकि फ़खर जमान ने नंबर 3 पर बैटिंग की, चौथे पर हफीज़ आए, फिर मलिक आए। तो ये 5 जो है वो टॉप ऑर्डर हमें नज़र आ। अहमद नजीब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी गिरफ्त रखते हैं क्रिकेट पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। और अबू बकर बिलाल डॉन न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं लाहौर में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अभी तो छोटे मैचेस जारी हैं लेकिन वार्म अप मैचेस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। जैसे श्रीलंकन टीम जो है वो एक माजी की चैंपियन भी रही है इस टूर्नामेंट में, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है, मगर वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसको कैसा देखते हैं? और आयरलैंड की जीत जो कि कल उन्होंने ज़बरदस्त एक कामयाबी हासिल की है, उसको आप कैसा देखते हैं? इमरान, सबसे पहले आपको और अबू बकर दोनों को अस्सलाम वालेकुम और आपके तमाम तर नाजरीन को भी। ऐसा है कि श्रीलंका के हवाले से जो आपने हवाला दिया, यकीनन श्रीलंका एक वाहिद टीम है जो T20 वर्ल्ड कप में 3 बार फाइनल खेल चुकी है, बहुत ही कंसिस्टेंट रही। अगर आप 2003 से देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड इवेंट्स में जो आईसीसी की जो वर्ल्ड कप इवेंट्स है, चाहे वो 20 ओवर की तर्ज का हो या 50 ओवर की, तो श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जब से जो उनके कुछ लेजेंड्स, जिसमें हम कुमार संगकारा की बात करते हैं, हम तिलकर दिलशन की बात करते हैं, हम महिला जयवर्धने की बात करते हैं, वो गए, तो अब उसके बाद एक कमी नजर आती है श्रीलंका की टीम में। वो परफॉर्मेंस नहीं है, इनकी क्रिकेट में कुछ सियासत के भी मसाइल हैं। तो एक जिस मैयार पे इनकी क्रिकेट को होना चाहिए, जो माजी में इनका एक शानदार इनका माजी रहा है, उस तरह से तो अब नहीं है। और यही वजह है कि जो कट ऑफ डेट थी 2018 में, वो मुझे मंथ भूल रहा है, उस वक्त तक ये टॉप 8 में नहीं थे, जिस वजह से ये क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे हैं। लेकिन UAE में श्रीलंका यकीनन उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। जैसे आपने देखा कि कल जो मैच हुआ उसमें उनकी जो स्पिनर है महेश थिक्शाना, वो जिंता मेंडिस की तरह के बॉलर हैं, कैरम बॉल करते हैं और दुनिया ने उन्हें अभी नहीं देखा हुआ है, तो उन्होंने कल उसका भरपूर फायदा उठाया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इनके पास स्पिनर्स हमेशा से अच्छे रहे हैं, अब भी इनके पास काफी अच्छे बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। और फिर इनका थोड़ा सा ये है कि कल भी छोटा सा एक सेटबैक इनको हुआ कि इनकी 3 विकेटें जल्दी गिर गई, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। तो ये जरूर श्रीलंका को आगे देखना होगा कि अगर कोई बड़ा टोटल इनको मिल गया, जैसे 140-50 जो UAE में एक मुनासिब टोटल माना जाता है, तो फिर इनको थोड़ा मुश्किल पेश आ सकती है। तो श्रीलंका के लिए जो मसाइल हैं वो उनको इससे बेहतर क्रिकेट मैं समझता हूं कि खेलनी होगी। लेकिन पहले मैच में तो कारकर्दगी अच्छी थी, काफी बेहतर थी, हरीफ भी इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन और उम्मीद भी हम यही रख रहे हैं कि ये क्वालिफाइंग राउंड जो है इसमें श्रीलंका जो है इसको पार करेगी और मेन इवेंट ऐसा बनेगी, और बनना भी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट की एक बड़ी ताकत है और वो खेलेगी तो इस इवेंट की जो है वो रौनक बढ़ेगी। अबू बकर, आपके पास आता हूँ। हम समझ रहे थे कि जो छोटे मैचेस हैं ये इतने इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से इसका आगाज़ हुआ है, स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया है और अब मुश्किल में डाल दिया उनको अपने दोनों मैचेस जो हैं वो अब जीतने होंगे अगर उनको आगे आना है। तो आज भी 2 अहम मैचेस हैं। कौन सी 4 टीमें हैं जो आप देख रहे हैं कि सुपर 12 राउंड में बड़ी टीमों के साथ आपको खेलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए इमरान, मुझे पहले तो ये लगता है कि पाकिस्तान का जो पूल है, जो पाकिस्तान का ग्रुप है, वो शायद मजीद पाकिस्तान को हल्की टीम मिलने वाली है। इंस्टेड ऑफ बांग्लादेश की जगह अगर स्कॉटलैंड ओमान को शिकस्त दे लेती है और अपने पूल के अंदर टॉप कर जाती है, तो स्कॉटलैंड की टीम पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर आ जाएगी। और दूसरे एंड पर अगर हम देखें तो आयरलैंड और श्रीलंका है, जो कि मैच हमें आयरलैंड और श्रीलंका का मैच ही डिसाइड करेगा। जो टीम भी जीतेगी वो मेरा ख्याल है कि उसकी रनर्स अप टीम हमारे ग्रुप में आएगी। तो मुझे अपना पूल जो है, जिसके अंदर भारत है, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान है, उसके साथ मुझे 2 टीमें जो नज़र आ रही हैं वो अब स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड के साथ साथ आयरलैंड। तो ये मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो गया। लेकिन ओवरऑल अच्छी क्रिकेट हो रही है। जो हमारे ये डेवलपमेंट कंट्रीज हैं काफ़ी इंप्रूव की है इन्होंने भी क्रिकेट। नमीबिया का मैच में देख रहा था, उसके अंदर बेंच के अंदर में डेविड वीजे दिखाई दे रहे थे, जो कि फॉर्मर साउथ अफ्रीकन है, वो भी उस टीम का हिस्सा थे, बट डगआउट में दिखाई दिए। हो सकता है उनको आगे मैचेस के अंदर भी चांस दिया जाए। ओमान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है।
ओमान को पहले मैच के जिस तरह उन्होंने 10 विकेटों से मैच जीता, तो वो एक बड़ी अलार्मिंग टीम। बिल्कुल 5 क्रिकेटर पाकिस्तानी खेले और वो टीम ऐसी टीम है शायद बांग्लादेश जो कि अभी तक इस तरह कोई इंप्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल पाई, उनको अगर मुश्किल में डाल दिया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है बांग्लादेश के लिए। हो सकता है उनको पहला पूल भी ना वो क्रॉस कर सके, बट मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश अच्छा कम बैक करेगी। बेशक वो स्कॉटलैंड से हारे हैं, बट वो ओमान से अगर मैच जीतते हैं तो फिर वो ऊपर आने के उनके चांसेस फिर ओपन हो जाते हैं। अहमर, बड़ी हौसला अफजा जीत है और बड़ी एक कमांडिंग जिसे बोलते हैं वो जीत है पाकिस्तान की। पहले उनको बैट्समैनों को जकड़े रखा, फिर उसके बाद एक बैटिंग में भी हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। बाबर आजम एज़ यूजुअल एक अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहिरा किया, लेकिन उसी विकेट पर बड़े रन्स भी बन रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम इतने रन्स नहीं बना सकी। कैसा देखते हैं पाकिस्तान के इस बैटिंग ऑर्डर को और कैसा देखते हैं इस जीत को? जीत तो बहुत अच्छी है। देखें, जीत तो हमेशा आपके लिए एक हौसला अफजा होती है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, प्लान के तहत बॉलिंग की, टाइट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, ज्यादा मार्जिन दिया नहीं। मां सवाई एक हारिस रऊफ का जो आखिर का ओवर था जिसपे 5 चौके लग गए, उसके अलावा तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने कुछ इस तरह का दिया नहीं। इतना फ्री हैंड वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को, आप सभी को पता है कि कितने ज्यादा पावर हिटर्स, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज का थोड़ा सा मसला भी है, इनके पास जो दरमियान के ओवर के लिए, इसको हम एक एंकर कहते हैं ना, एंकर करने वाली इनिंग्स का प्लेयर नहीं है। तो फिर इनके पास सारे मार धाड़ वाले प्लेयर हैं। तो जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, या तो उनकी लगेगी या नहीं लगेगी। तो जब उनकी शॉट्स नहीं लग रही थी तो वो स्ट्रगल कर रहे थे स्ट्राइक रोटेट करने में भी, और बड़े शॉट्स तो उनसे लग नहीं रहे थे। तो ये कमी, इसका फायदा होगा कि जिस दिन ये चलेंगे तो फिर बड़ी बड़ी टीमों को पिछाड़ देंगे, लेकिन जब वो इस तरह के गर्दाप में फंस जाएंगे जहां पे पाकिस्तान जैसी एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप उनके आगे आ जाएगी, जो उस दिन बॉलिंग भी अच्छी कर रही होगी, तो उसमें मसला पेश आएगा वेस्ट इंडीज को। पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी कि तमाम बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी का शुरू का स्पेल काफी अच्छा था, फिर हसन अली की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो बहुत ओवरऑल इमाद वसीम ने काफी टाइट बॉलिंग की। फिर इसके साथ आप ये देखिए, आगाज भी ठीक था। रिजवान उतने फ्लुएंसी से नहीं खेल सके, लेकिन बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला, और उसके बाद फिर शोएब मलिक ने भी कुछ शॉट्स खेले। क्योंकि हर मैच में सारे प्लेयर नहीं चलते, हफीज नहीं चल पाए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव जीत थी, क्योंकि आपने एक मुश्किल टीम को, एक बड़ी टीम को, एक हाईली रेटेड टीम को हराया है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो आगे आने वाला जो दूसरा हमारा वार्म अप मैच होगा, उसमें जिन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस नहीं मिल सकी, जैसे हैदर अली हो गए या कुछ आपके बॉलर्स हो गए, तो उनको भी मौका मिलेगा, ताकि मेन इवेंट के स्टार्ट होने से पहले आपके जो खिलाड़ी हैं उनको मकामी कंडीशंस में अच्छे से प्रैक्टिस मिल सके। अबू बकर, हैदर अली की बात की अहमद ने, क्या आपको लगता है, क्योंकि फ़खर जमान जो कि वार्म अप मैच, अब ये वार्म अप मैच इसीलिए है कि आप अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो सेट कर सकें, 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, तो लगता है यूं ही है कि जो अभी फ़खर जमान 3 पर आ रहे हैं वही 3 पर आएंगे। आपको लगता है कि हैदर अली की जगह बनती है या नहीं बनती? देखिए इमरान, हैदर अली की जगह तो देखें बनती है, बट इस वक्त नंबर 3 की प्रॉब्लम चल रही थी, ख़ासतौर पर शोएब मकसूद के टीम से बाहर होने के बाद। अब नंबर 3 एक ऐसा था कि जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैदर अली को खिलाएंगे, लेकिन देखा जाए रिसेंट पास्ट के अंदर, वो चाहे नेशनल T20 हो या पाकिस्तान में खेले गए वार्म अप प्रैक्टिस मैचेस हों, तो उन प्रैक्टिस मैचेस के अंदर फ़खर जमान को हमने देखा कि नंबर 5 और नंबर 6 पे खिलाया गया, और नेशनल T20 के अंदर भी वो KPK की तरफ से जो अपने आखिरी 3-4 मैचेस खेले वो नंबर 5-6 के ऊपर खेले। तो पाकिस्तान का एक माइंडसेट ज़रूर था कि हमने नंबर 5-6 के ऊपर फ़खर जमान को लेके चलना है, बट बहुत खुश आइंद है। नाउ आई एम हैप्पी कि नंबर 3 उनको दिया गया है, जो उनका नंबर है। एक ओपनिंग बैट्समैन अगर ऊपर नहीं खेलेगा, नीचे उससे रन्स नहीं होंगे। नेशनल T20 के अंदर भी फ़खर जमान को नीचे से इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सके, तो अब उनको अगर नंबर 3 पे एडजस्ट किया है, तो हैदर अली को फिर मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा मजीद सब्र करना पड़ेगा, और नंबर 5-6 पे जो एक खला है वो शायद आसिफ अली बेहतर तौर पर उसको फिल कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम मौका दे वहाँ पर हैदर अली को। हैदर अली नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वो टॉप ऑर्डर के अंदर हमें उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं। तो लोअर ऑर्डर में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, इससे पहले भी जब पाकिस्तान टीम की तरफ से हैदर अली खेले और उनको लोअर ऑर्डर में मौका दिया तो वहां पर भी उन्होंने स्ट्रगल किया। तो अब हैदर अली और फ़खर जमान के दरमियान इस वक्त टाई ज़रूर है, बट मुझे पहले वार्म अप मैच से तो ये चीज़ क्लियर होगी कि शायद फ़खर जमान ही पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी बनेंगे 1 डाउन पोजीशन के लिए। अहमर, कल हमने देखा एक लो स्कोरिंग मैच था, तो लो स्कोरिंग मैच में तो आपका ये जो ऑर्डर है नंबर 5 तक ये चल जाएगा, क्योंकि आप देखें
बाबर आजम भी एंकर के रोल की तरह खेलते हैं, फिर रिजवान भी हैं, फ़खर जमान थोड़ा तेज़ खेलते हैं, फिर उसके बाद दोनों जो बैट्समैन हमारे आ रहे हैं हफीज़ और शुएब मलिक, वो भी एज एन एंकर के तौर पर ही अच्छा खेलते हैं। क्या समझते हैं इन 5 के बीच में अगर आपको कोई बड़ा हदफ मिलता है या कोई जब अच्छी पिचेज आएंगी, रन्स करने वाली पिचेज आएंगी, तो फिर आप नहीं समझते कि एक तेज़ खेलने वाला खिलाड़ी हैदर अली जो है वो इन शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ की जगह होना चाहिए नंबर 3 या 4 पे? हाँ जी, कंपटीशन तो काफ़ी टफ है। जहाँ पे थोड़ी सी हाई स्कोरिंग पिच होगी वहाँ पर आपको थोड़े से अपने ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। उसमें आप ये जिस तरह आपने एक इशारा किया कि उसमें हैदर अली को आप शामिल कर सकते हैं या आप हैदर अली फ़खर जमान को दोनों को खिला सकते हैं जहाँ तेज़ खेलने वाली पिच है। देखिए, ऑल अबाउट द कम्बिनेशन, आपने कम्बिनेशन कैसे बनाना है। अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का टॉप पे होने का मकसद ही ये है कि वो एक आपको सॉलिड प्लेटफॉर्म जो है वो देंगे, और शायद स्ट्राइक रेट बहुत हाई ना हो लेकिन वो आपको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देंगे, और उसके बाद अगर हाई स्कोरिंग पिच है तो उसके बाद आपके पास एक ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो वहां पर तेजी से रन्स बना सकें। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली हो गए या हैदर अली हो गए या फ़खर जमान हो गए, इस तरह के खिलाड़ी। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह की फॉर्म अभी रिसेंटली नेशनल T20 में मोहम्मद नवाज की चल रही थी, तो आप इस तरह के बैट्समैन को भी इस तरह की सिचुएशन में प्रमोट करके यानी आप एक चांस लेते हैं कि अगर ये कोई तेज 25, 30, 40 बना दे या हसन अली को बीच में कहीं भेज के 20-25 भी तेज कर दे, तो ये छोटी छोटी जो कंट्रीब्यूशंस होती है ना, ये टीम की जीत में एक अहम किरदार अदा करती हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह से अपनी बैटिंग ऑर्डर को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, जिस तरह की जरूरत हो उस हिसाब से आप अपने बैटिंग ऑर्डर को एडजस्ट कर लें जरूरत के हिसाब से। बाकी जहां लो स्कोरिंग पिचेस हैं 150 भी, 160 भी, इवन 140, उसके लिए सरफराज अहमद हो गए या शुएब मलिक हो गए या मोहम्मद हफीज हो गए, इस तरह के खिलाड़ी काफी परफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ा टोटल होगा तो फिर डेफिनेटली अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। अबू बकर, बैटिंग की हमने बात की, बॉलिंग सब ये कह रहे थे कि स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार होगा, जिस तरह कल राशिद खान ने भी कहा कि मैच विनिंग किरदार होगा स्पिनर्स का इस टूर्नामेंट में। लेकिन कल हमने देखा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी को ले लें या हसन अली को ले लें, विकेटें लेते हुए नजर आए और फास्ट बॉलर ने ही रिस्ट्रिक्ट किया है वेस्ट इंडीज़ को। तो क्या समझते हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा फास्ट बॉलर्स का भी इस टूर्नामेंट में जितना स्पिनर्स का है? देखिए, इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। वो अगर शदाब खान को देखें तब वो बैटिंग भी हमें करते हुए दिखाई देते हैं, इमाद वसीम भी हमें बैटिंग में हेल्प करते हैं, और हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है इस वक्त मोहम्मद हफीज़, वो है ही बैटिंग ऑलराउंडर। तो हमारे पास स्पिनर्स की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर ऑलराउंडर्स मौजूद हैं और 3 फास्ट बॉलर्स की एक स्पेस बनती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाहीन के साथ हसन, ये 2 तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनेंगे ही बनेंगे। बट हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है नेशनल T20 के अंदर भी, हमने उनको देखा कि स्पीड के साथ बॉल कर रहे थे और वार्म अप मैच के अंदर भी, चाहे वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं वो। अब जैसे कल उन्होंने 3 ओवर अच्छे किए आखिरी ओवर में, तो उनका पता नहीं होता, जिस तरह एक मोहम्मद शमी थे 5 ओवर अच्छे करते थे, छठे में पता ही नहीं होता था करेंगे क्या। वही एक मुझे याद आता है कि वो 3-4 ओवर बहुत अच्छे करते हैं, फिर 1 ओवर में उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वाइड है 9 और फिर बाउंड्रीज खाते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक करते हैं वो। यार, ये प्रॉब्लम बिल्कुल है, हारिस रऊफ के साथ है, और ख़ास तौर पर जब उनको नया बॉल दिया जाता है तब भी वो स्ट्रगल करते हैं। और उनका जो खासा था वो था डेप्थ में उनकी बॉलिंग। तो वहाँ पर अगर हमें वो अच्छी बॉलिंग करके देंगे तो पाकिस्तान मैचेस जीतेगा। और अगर इनके हम कंपेटिटर देखें तो इस वक्त हमें टीम के अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर नज़र आते हैं, और वो एक ऐसा पैकेज है पाकिस्तान के पास जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सरप्राइज करने की एहलियत रखता है। खासकर आप हार्ड हिटिंग से KPL के अंदर हमने उनको देखा, अब डोमेस्टिक इवेंट्स के अंदर हमने देखा कि वो एक ऐसा बैट्समैन है जो कि आते साथ बिला झिझक जो है वो शॉट्स खेलते हैं और बड़ी पावर है उनके पास। तो एक हमारे पास डेप्थ के अंदर जो स्लॉगिंग का एक मसला है, मुझे लगता है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को अगर हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें, हमारे पास बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस तो मौजूद हैं, हमारे पास स्पिनर्स भी 3 होंगे एट अ टाइम प्लेइंग 11 के अंदर, शदाब की सूरत में, इमाद की और हफीज़ की सूरत में। और अगर हम चौथा ऑप्शन देखें तो हमें अगर कोई लेफ्टी ज़्यादा मिलते हैं तो हम शुएब मलिक को भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब 3 फास्ट बॉलर से ज़रूरी नहीं है कि आप 4-4 ओवर्स मुकम्मल करवाएं। अब किसी फास्ट बॉलर से आप 3 भी करवा सकते हैं, किसी से 2 भी करवा सकते हैं, और अपने स्पिनर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बैठे, सोचे और मोहम्मद वसीम जूनियर को मैचेस के अंदर एडजस्ट करे, खासकर जो मैं समझता हूँ कि जो कल मैच होने जा रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वार्म अप मैच, उसके अंदर मोहम्मद वसीम को कहीं ना कहीं टेस्ट ज़रूर करना चाहिए।
वो एक ऐसा बॉलर है, मैं समझता हूँ उसकी बॉलिंग में भी जान है, उसकी बैटिंग में भी जान है, और वो फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो वो एक ऑलराउंड पैकेज है, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहिए पाकिस्तान टीम को। अमर, कल जो है वो पाकिस्तान टीम का साउथ अफ्रीका से मुकाबला है, और उस जो ब्रेक का वक्त शुरू हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो पाकिस्तान की जो साउथ अफ्रीका से मैच है उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अमर, एक फजूल एक इशू बनाया जा रहा है भारत की जानिब से, और हमेशा ही होता है ये कि वो खेलों को जो है वो सियासत को खेलों में बार बार लेकर आते हैं और पाकिस्तान से ना खेलने का मुतालबा करते हैं, जबकि पाकिस्तान से ऐसी कोई बात नहीं की जाती। आप कैसा देखते हैं, क्या ये होना चाहिए बार बार जो भी आलमी इवेंट आता है इस किस्म की बातें भारत की जानिब से की जाती हैं? देखिए, जो कौम अपने आप को स्पोर्ट्स लविंग नेशन कहती है ना, कम से कम भारत अपने आप को स्पोर्ट्स लविंग नेशन बतौर कौम नहीं कह सकता है, क्योंकि हर इवेंट के ऊपर बेसिकली उनका जो मकसद है, देखें ये बात खुली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो हमारी क्रिकेट को फलते फूलते हुए नहीं देखना चाहते, वो हमारी क्रिकेट को या कोई भी स्पोर्ट्स को उस तरह से पसंद नहीं करते। बाकी खेलों में फिर भी कहीं खेल लेते हैं हमारे साथ, उनकी कबड्डी टीम पाकिस्तान आ जाती है, लेकिन क्रिकेट के मामला आए तो जी क्रिकेट हमने इनके साथ नहीं खेलनी है। अब आईसीसी इवेंट्स पे भी आवाजें तो इस तरह की उठा रहे हैं, और ये बड़ी एक अहमकाना सी बात लगती है और बड़ी एक मजाक-खेज बात लगती है कि हम आईसीसी इवेंट्स में नहीं खेलेंगे। तो भाई, आप नहीं खेलेंगे तो आपका नुकसान है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया में जग हसाई आपकी होगी, जो पहले भी अक्सर मौकों पर आपकी जो फजूल स्टांस है। और स्पोर्ट्स का मकसद होता है पूरी दुनिया में, यानी कोई भी हम जब खेल खेलते हैं उसका मकसद होता है अमन, मोहब्बत और लोगों को यकजा करना। स्पोर्ट्स में जब आप सियासत को लेकर आते हैं तो ये तो फिर आप स्पोर्ट्स का जो मजा है वो करकरा कर रहे हैं ना, फिर तो स्पोर्ट्स का मकसद खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में जिस तरह से भारत ने वैसे भी क्रिकेट में जो अपनी इजारादारी बनाई हुई है, और वो मैं कहना लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि वो क्रिकेट का चौधरी बना हुआ है कि पैसा हम ज्यादा देते हैं, रेवेन्यू हम ज्यादा देते हैं, तो चलेगी भी हमारी ही। तो इस तरह से क्रिकेट में इंसाफ नहीं होगा, सारे क्रिकेट नेशंस को इस तरह से आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं क्रिकेट में। मेरे ख्याल में अगर भारत का ये जो अंदर ये जो आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह आपने तस्करा किया है, ये मैं समझता हूं कि ना तो पूरी दुनिया में जो भी संजीदा कम्युनिटीज हैं, जो संजीदा लोग हैं जो स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि इससे भारत की जगहसाई ही होगी। अबू बकर, ये करते क्यों है बार बार, ये अपना खुद जो है वो मजाक बनवाते हैं दुनिया के सामने, हालांकि इनको पता है आईसीसी जब इवेंट आता है तो वो एक ही एक मौका होता है जिसमें पाकिस्तान और भारत जो कि रिवायती हरीफ हैं वो आमने सामने होते हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो ये खेलते नहीं हैं। तो बार बार जब उनके मुतालबे पर अमल हो ही नहीं सकता, आईसीसी कर ही नहीं सकती अमल, तो ये बार बार खुद अपना मजाक क्यों उड़वाते हैं, जग हसाई क्यों करवाते हैं अपनी दुनिया में? पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो मुतालबा ये कर कौन रहा है। मेरे नज़दीक तो कुछ लोग ट्विटर पे कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा, और कुछ इंडियन चैनल्स हैं, ख़ास तौर पर 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जो कि मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि वो टीआरपी की उसको ज़्यादा चाहते हैं, टीआरपी के लिए सारा कुछ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर हम माजी में भी देखें तो 96 वर्ल्ड कप के अंदर हमें दिखाई देता है कि वेस्ट इंडीज़ ने और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था, और थ्रेट्स की बुनियाद बनाई गई थी, जिसके बाद उनको अपने पॉइंट्स भी देने पड़े थे। इसी तरह 2003 के अंदर जिम्बाब्वे नहीं गई थी इंग्लैंड, और उन्होंने भी ये कहा था कि हमें वहाँ पर सिक्योरिटी के इशू, हालांकि वहाँ के जो वक्त सरबराह थे रॉबर्ट, उनके डिप्लोमेटिक मामला थे जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम नहीं गई थी। लेकिन इसका नुकसान उसी टीम को होता है जो वहाँ पर ट्रेवल नहीं करती। तो अगर आज इंडिया नहीं खेलता तो फिर इसका नुकसान इंडिया को ही उठाना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है हमारी टाइज की, आपस में रिलेशंस की, वो आपको पता है काफ़ी अरसे से ही तनाव का शिकार है। और देखा जाए तो 99 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम फाइनल खेली, लेकिन भारत के खिलाफ मैच जो है वो हार गई थी। लेकिन उस दौरान भी कारगिल जंग चल रही थी, लेकिन कारगिल के दौरान अगर पाकिस्तान इंडिया मैच हो सकता है, तो अभी तो भारत के पास या बीसीसीआई के पास आईसीसी को कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा कि वो क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। तो ये एक क्वेश्चन जरूर है, और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, टीआरपी के लिए कर रहे हैं कुछ टीवी चैनल्स और कुछ
पाकिस्तान इंडिया के मैच को मुतराजा बनाने के लिए और इनकी टाइस को खराब करने के लिए जो है ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर भारत का ये मौकफ है भी, वैसे बीसीसीआई का तो ये मौकफ नहीं है, लेकिन अगर बीसीसीआई या उनके ऊपर कोई दबाव भी है तो ये शेड्यूल बनते हुए सामने आना चाहिए। मैच से 4-5 दिन पहले ये बातें नहीं की जानी चाहिए। जब आप आईसीसी शेड्यूल बना रहे हो उस वक्त भी आप मना कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आके इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच पर, जब भारत की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं इस मैच के ऊपर। तो अहमद नजीब जो कि क्रिकेटर्स की मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, अगर आपकी जगह इंजमाम, शुएब अख्तर या माइकल होल्डिंग होते तो वो इस डेवलपमेंट का किस तरह से जवाब देते हैं? हाँ, सबसे पहले शुएब अख्तर साहब की बात करते हैं तो उनका अपना एक रवायती अंदाज है जिस तरह से शुएब अख्तर साहब बात करते हैं। तो अगर वो होते तो वो कहते कि अरे भाई, मुल्क के क्रिकेट को तबाह कर दिया भाई, ये मुल्क के क्रिकेट मुझे दे देना भाई, मैं इसको 2 दिन में सेट कर दूं। ये जो आपके प्लेयर है ना, इनको 70-80 ग्राउंड के चक्कर लगाने चाहिए। इसके साथ साथ इनको चाहिए दुबई की सख्त गर्मी में बाहर घूमे, खज्जल कराए ना। देखें, जब तक ये लोग खज्जल नहीं होंगे ना, इनके अंदर वो इनकी बॉडी सख्त नहीं होगी, इनकी बॉडी सख्त नहीं होगी, ये परफॉर्म नहीं करेंगे। इन्हें पानी ना दे आप 20-20 घंटे, फिर देखें ये कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो खिलाड़ी मेरे भाई परफॉर्म ना करे उसको उल्टा लटका दे 2 घंटे के लिए, उसका फायदा ये होगा कि अगले मैच में वो ऐसे परफॉर्म करेगा, आप लोग भूल जाएंगे भाई, आप लोग भूल जाएंगे कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। और अच्छा, उसमें अगर इंजमामुल हक साहब, उनका अपना एक अंदाज है, वो अगर बताएंगे, इस एनालिसिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू अल्लाह मियां। देखिए, ये जो जौन सा जो फखर जमान है ना, जौन सा इसको जो 4-5वें नंबर पे जौन सा खिला रहे हैं, जौन सा बड़ी ज्यादती वाली बात है। वो तो रोता होगा अकेले कमरे में बैठ के, धाड़े मार मार के, जौन सा के इतनी ज्यादती। छोटा सा बच्चा कितना पतला, उसका तो 60 किलो से भी नीचे वजन, और ये जुल्म हो रहा है। जौन सा हैदर अली को भी मौका ठीक से नहीं दे रहे, जौन सा के ना वो नया है, क्या सोचेगा कि वर्ल्ड कप में गया और बैटिंग ही नहीं कर रही। तो वो घर शिकवा तो किया होगा उसने भी, मैसेज तो व्हाट्सएप पे भी किया होगा चेयरमैन पीसीबी को। और तीसरा जो माइकल होल्डिंग है वो बात करेंगे, Oh, I'm really much impressed with the Pakistan cricket team. Lot of good players in Pakistan cricket team, but they are very much petu. They like to eat the food. Even they can, if they are hungry, they can eat the wood and all the solid stuff there in their room. So it's a very interesting team. And as a fan of Pakistan cricket team, I just want to say good luck against India. चलें, बहुत अच्छे। अहमद, आज के मैच पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज जो पहला मैच है वो स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान है, और दूसरा मैच बांग्लादेश और ओमान के दरमियान है। क्विकली आप बताइएगा कौन सी 2 टीमें फेवरेट हैं, फिर अबू बकर आप भी क्विकली ये बताइएगा कि कौन सी 2 टीमें हैं जो इस मैच में फेवरेट हैं। मुझे जरा टीम्स रिपीट कर दीजिएगा इमरान प्लीज, जल्दी से। स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी पहला मैच है, और बांग्लादेश और ओमान का दूसरा मैच है। देखिए, पहले में तो स्कॉटलैंड डेफिनेटली फेवरेट है, और दूसरे में ऑब्वियसली बांग्लादेश, अनलेस के कोई अपसेट ना हो जाए। अबू बकर आप? तो मुझे तो लगता है जी बिल्कुल स्कॉटलैंड और ओमान और बांग्लादेश का मैच जो है ना, वो मुझे लगता है कि बांग्लादेश बिल्कुल डू एंड डाई उनके लिए सिचुएशन है। मैच हारते हैं तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, तो उनके बिल्कुल अपना आखिरी और फाइनल मैच समझ के खेलेंगे। तो और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जीतेगी। बिल्कुल, ओमान की टीम भी जो है वो इतनी, हमने पहले मैच में उनको देखा पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ, इतनी कोई छोटी टीम नहीं लग रही थी। बहुत ही एक ज़बरदस्त कमांडिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की, और 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पापुआ न्यू गिनी को बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास किया। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ वो किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। अगर बांग्लादेश की टीम आज भी शिकस्त से 2-4 होती है तो तकरीबन वो मेन राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अहमद और अबू बकर बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।